नमस्कार साथियों, श्री गुरु कृपा क्लासेज सपोर्टरा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत। प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की जो इंग्लिश है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कक्षा 10 की संपूर्ण पोएट्री के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। आपको जैसा कि जानकारी होगी, कक्षा 10 की बोर्ड परीक्षा में पोएट्री सेक्शन में से 12 नंबर के प्रश्नों का आना तय है। तो इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि आपके 12 में से 12 अंक इस महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के सेलेक्टिव पार्ट के साथ संपूर्ण पोएम वाले इस वीडियो से आपके प्राप्त हो। तो चलिए मैं शुरू कर रहा हूँ आपको सबसे पहली पोएम से, द डस्ट ऑफ स्नो। इसके जो पोइट है वो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में। पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द थीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो पोएम की थीम क्या है? देखो, किसी भी पोएम की जो थीम वाला प्रश्न होता है, यानी विषय वस्तु क्या है कविता की, डस्ट ऑफ स्नो कविता की विषय वस्तु क्या है, मुख्य विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में हर एक पोएम का जो प्रश्न होता है वो इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि हर एक पोएम की जो थीम होगी वो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के अंतर्गत आती है। तो जिसमें डस्ट ऑफ स्नो की थीम क्या है, देखिए, समटाइम्स कभी कभी सिंपल एक्शंस, साधारण से जो कार्य है, लीव मन छोड़ते हैं लार्ज इफेक्ट, बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं ऑन आवर माइंड, हमारे मस्तिष्क पर। तो कभी कभी छोटे छोटे कार्य जो होते हैं वो हमारे मस्तिष्क पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं, एक बड़ा प्रभाव छोड़ते हैं। दे, वो जो कार्य है उनके लिए दे आया, दे कैन चेंज, वो बदल सकते हैं द लाइफ, जीवन बदल सकते हैं, और मूड या मनोदशा बदल सकते हैं, किसकी? ऑफ ए पर्सन, एक व्यक्ति की। तो वे जो छोटे छोटे कार्य है वे एक व्यक्ति की मनोदशा या जीवन को ही बदल सकते हैं। और प्रस्तुत में ऐसा ही हुआ है कि पॉइंट के ऊपर जैसे ही डस्ट ऑफ स्नो एक कोए ने गिराई तो उसकी जो मूड था उसका जो वो बदल गया था। व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नो? जैसा कि एक बात और मैं आपको बता दूं कि किसी भी पोएम का जो नाम होता है उस पर आधारित प्रश्न भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो जो है वो क्या है, सिंपली ये क्वेश्चन पूछ लिया गया तो आप क्या दोगे, इसके उत्तर में क्या लिखोगे? देखिए, ए कलेक्शन ऑफ स्नो पार्टिकल्स। स्नो पार्टिकल्स बर्फ के कणों का कलेक्शन माना संग्रह। बर्फ के कणों का संग्रह क्या कहलाता है? डस्ट ऑफ स्नो कहलाता है। बहुत सिंपल सा आंसर है। व्हाट इज हेमलॉक ट्री? जैसे कि इस पोएम के अंतर्गत हेमलॉक ट्री का उल्लेख हुआ है, तो हेमलॉक ट्री क्या होता है? तो देखिए, ये हेमलॉक ट्री यानी कि धतूरे के पेड़ को बताया गया है। तो धतूरे के पेड़ क्या होता है? ये पॉइजनस ट्री, ये एक जहरीला पादप होता है विद स्मॉल व्हाइट, जो क्या होता है? स्मॉल व्हाइट फ्लावर्स, जो छोटे छोटे सफेद फूलों वाला होता है। हालांकि जब अपन इसको गूगल करेंगे तो हेमलॉक ट्री का जो पादप है वो बर्फीले प्रदेशों में पाए जाने वाला झोंपड़ी नुमा जो होता है ना, उस तरह का पेड़ आपको देखने को मिलेगा। जबकि धतूरे का पेड़ हमारे यहाँ पर अपन जो देखते हैं तो अलग तरह का होता है। फिलहाल आपको ये ध्यान रखना है कि हेमलॉक ट्री के अंतर्गत छोटे छोटे सफेद फूल आते हैं और वो जहरीला पादप होता है। व्हाट इज राइम स्कीम ऑफ द पोएम डस्ट ऑफ स्नो? डस्ट ऑफ स्नो कविता की राइम स्कीम क्या है? राइम स्कीम किसको बोलते हैं? देखो, कोई भी जो पोएम होती है उसके जो आखिरी शब्द होते हैं उन शब्दों की जो साउंड है वो निकाली जाती है, ठीक है ना? तो वो जो साउंड होती है आखिरी शब्द की, जैसे कि रे और प्ले, ऐसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ। पहली लाइन है किसी शब्द, किसी लाइन की अंतिम पहली लाइन है, उसका जो आखिरी शब्द है प्ले है, मान लो। तो प्ले ऐसे है तो वो प्ले एक ही साउंड देगा। इसी तरह दूसरे की है गुड, तो ये बी की साउंड देगा। और मान लो तीसरी में फिर दोबारा से कोई रे, प्ले के बाद रे आ गया तो वो दोबारा से एक ही साउंड देगा। यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि राइम स्कीम निकालते समय हम प्रत्येक लाइन का अंतिम शब्द जो होता है उसकी साउंड मैच करते हैं। पहली लाइन की अंतिम शब्द की जो साउंड है वो ए कहलाएगी, दूसरी लाइन की अंतिम शब्द की जो साउंड है वो अगर सेम है तो फिर से ए, और अगर अलग है तो बी कहलाएगी। इस आधार पर इस पोएम की राइम स्कीम है ए बी, यानी पहली लाइन और तीसरी लाइन की साउंड समान है शब्दों की, और दूसरी और चौथी लाइन के शब्दों की साउंड भी समान है। इसको आप ध्यान रखें। तो पहली पोएम की राइम स्कीम क्या होगी? ए बी। अगला प्रश्न है, व्हाट डू द क्रो एंड हेमलॉक ट्री रिप्रेजेंट? इस कविता में क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किसको दर्शाते हैं? तो क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों किसको दर्शाते हैं? देखिए, माफी चाहूंगा, थोड़ा सा व्यवधान इसमें आ गया था। तो क्रो और हेमलॉक ट्री किसको शो करते हैं? देखिए, क्रो और हेमलॉक ट्री जो है वो शोरों को शो करते हैं, ठीक है ना? डस्ट ऑफ स्नो किसको शो करती है? रे ऑफ होप, आशा की किरण को। इसका ध्यान रखें। तो पहली पोएम में 5 छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर याद रखने हैं। दूसरी पोएम आ जाती है फायर एंड आइस। देखिए,
राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम फायर एंड आइस। फायर एंड आइस कविता की मेन मुख्य विषय वस्तु बताइए। तो एंडलेस डिजायर्स, अंतहीन इच्छाएं जो होती है, आर कॉज डिस्ट्रक्शन, वो विनाश का कारण होती है। तो इस कविता की मूल जो थीम है वो यही है कि अंतहीन जो इच्छा, जिन इच्छाओं का भी अंत न हो, ऐसी इच्छाएं जो होती है ना इंसान की, वो हमेशा विनाश का कारण बनती है। और इसमें और भी देखा हुआ है, बीच में ऐड आ गया कोचिंग का। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी ऑफलाइन कोचिंग बापोती रास्ता सपोर्टर में संचालित होती है। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वो यहाँ पे पढ़ते हैं, और जिनको पढ़ना है वो यहाँ पढ़ सकते हैं। इसी की जो मूल थीम है, इसके आगे की लाइन में अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, हेट ऑफ द ह्यूमंस, मनुष्यों की जो नफरत होती है ना, इज कॉज डिस्ट्रक्शन, वो भी विनाश का कारण बनती है। इज कॉज कौन होता है? कारण होती है। तो विनाश का कारण होती है मनुष्य की जो घृणा का भाव होता है वो। डिजायर्स आर लाइक फायर, इच्छाएं आग के समान होती है, लाइक मन के समान, इच्छाएं आग के समान होती है। एंड हेट इज लाइक आइस, और नफरत जो है वो बर्फ के समान होती है। डिजायर्स एंड हेट, इच्छाएं और नफरत जो होती है, आर सफिशिएंट, ये पर्याप्त होती है, टू एंड वन, अंत करने के लिए, द वर्ल्ड, इस संसार का अंत करने के लिए पर्याप्त होती है। ये 4 पॉइंट हमको इसकी मेन थीम के आंसर में लिखने हैं। इस कविता में फायर एंड आइस किसको रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं? तो फायर रिप्रेजेंट डिजायर, तो फायर डिजायर इस तरह से याद रखिए। तो जो फायर होती है वो किसकी इच्छाओं को दर्शाती है? ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों की इच्छाओं को दर्शाती है फायर। और आइस किसको रिप्रेजेंट करती है? हेट्रेड ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों की नफरत को रिप्रेजेंट करती है आइस। इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? तो वो है ए बी ए बी ए बी ए, यानी कि इसकी 2 स्टेंजा है, तो एक स्टेंजा का आखिरी स्टेंजा की राइम स्कीम ये है, और पहला स्टेंजा की राइम स्कीम ये है। अब अपन तीसरी पोएम भी देखते हैं। तीसरे पोएम के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन से है? राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम टाइगर इन द जू। टाइगर इन द जू पोएम है, उसकी मेन थीम क्या है वो लिखिए। तो द मेन थीम ऑफ द पोएम फ्रीडम वर्सेस कैप्टिविटी, स्वतंत्रता वर्सेस गुलामी, स्वतंत्रता बनाम गुलामी ही इसकी क्या है? मेन थीम है। क्योंकि हमने देखा कि एक स्टेंजा में हम जंगल के टाइगर की बात करते हैं जो फ्रीडम को शो करता है, और एक स्टेंजा में हम जू के टाइगर की बात करते हैं जो बेचारा पिंजरे में कैद है, तो वो गुलामी को शो करता है। द पोएट डिस्क्राइब्स, कवि वर्णन करता है, हाउ द टाइगर लॉन्ग्स फॉर फ्रीडम, कवि वर्णन करता है कि टाइगर कैसे, हाउ द टाइगर, कि टाइगर कैसे लॉन्ग्स फॉर, मन इच्छा रखता है, कामना करता है, फ्रीडम किसकी? आजादी की। कौन सा वाला टाइगर आजादी कामना करता है? जो बेचारा जू में होता है, चिड़ियाघर में होता है। अब देखो, दोनों ही प्रकार के जो टाइगर है उनका किस प्रकार से रहन सहन होता है, किस प्रकार की एक्टिविटी होती है, वो भी प्रश्नों में आती है। तो हम देखेंगे, हाउ डज ए टाइगर इन द जू लिव, तो जू में रहने वाला टाइगर वो कैसे रहता है? तो जू टाइगर लिव्स इन द केज, तो चिड़ियाघर में रहने वाला टाइगर किस में रहता है? पिंजरे में रहता है। ही कैन ओनली वॉक, वो केवल चल सकता है, इन हिज केज, वो अपने ही पिंजरे में चल सकता है। ही इज एंग्री, और वो नाराज होता है। इसी प्रकार से टाइगर लिव इन द जंगल, जंगल में रहने वाला टाइगर कैसे रहता है? तो हाउ डज ए टाइगर लिव इन द जंगल, तो देखिए, टाइगर इन द जंगल, जंगल में जो टाइगर है ग्रोज, गुर्राता है। ही शोज हिज फैंक्स, वो अपने फैंक्स पंजे भी दर्द दिखाता है। ही टेरराइजेज द विलेजर्स, और वो गांव वालों को डराता भी है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, व्हाट मैसेज डज द पोएम टाइगर इन द जू गिव अस, ये टाइगर इन द जो पोएम है क्या संदेश देती है? तो देखिए, इट इज क्रूल, इट इज क्रूल टू कीप, रखना निर्दयता है, क्या क्या? इट इज क्रूल, ये निर्दयी है, क्या रखना निर्दयी है? वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवरों को रखना निर्दयी है। इन द जू, चिड़ियाघर में जंगली जानवर रखना निर्दयी है, यानी कि दयाहीन बात है। दे फील हेल्पलेस, वे असहाय महसूस करते हैं। इन द जू, और वे चिड़ियाघर में असहाय महसूस करते हैं, इसलिए हमको जो जंगली जानवर है उनको चिड़ियाघर में नहीं रखना चाहिए। तो इस तरह से 3 पोएम समाप्त होती है। अब चौथी पोएम पे जाते हैं। मेन थीम लिखिए चौथी पोएम की, तो देखिए क्या है मेन थीम चौथी पोएम की। द मेन थीम ऑफ द पोएम इज, कविता की जो मुख्य विषय वस्तु है वो है क्रिएशन ऑफ ह्यूमर, हास्य का निर्माण करना। क्रिएशन मतलब निर्माण, ह्यूमर मतलब हास्य, हास्य मतलब हंसी, हंसी दिलवाना। द पोएम सजेस्ट, ये कविता सुझाव देती है, ह्यूमरस वे, किसका सुझाव देती है? हास्यास्पद तरीकों का। टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए, वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवरों को पहचानने का हास्यास्पद तरीके का सुझाव देती है कविता। द पोएम इज ए पीस ऑफ चिल्ड्रन लिटरेरी वर्क, दरअसल ये पोएम जो है किसका पीस है, किसका हिस्सा है, किसका अंश है? चिल्ड्रन लिटरेरी वर्क, बच्चों के साहित्यिक कृति, साहित्यिक रचनाओं का ये अंश है।
हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब कैमिलियन? देखो इस पोएम में बहुत सारे जंगली जीवों का वर्णन हुआ था, अलग अलग की सारी विशेषता हमको याद रखनी है। तो देखिए कैमिलियन का वर्णन कैसे करता है कवि? कैमिलियन का मतलब जानते हो? तो अपना जो कैमिलियन है वो है गिरगिट। ए कैमिलियन इज स्मॉल, ए कैमिलियन जो होता है वो छोटा होता है, इन साइज आकार में, लाइक लिजार्ड, किसके समान? छिपकली के समान। लिजार्ड माने छिपकली। इट हैज नाइदर ईयर्स, ये ना तो कान रखता है, नॉर विंग्स, ना ही पंख रखता है। तो बताइए हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब एशियन लायन? एशियन लायन का वर्णन कैसे करता है कवि? एन एशियन लायन इज लार्ज, एशियाई शेर बड़ा होता है, विशाल होता है, एंड ब्राउन, भूरा होता है। इट लिव्स, ये रहता है, इन द जंगल ऑफ ईस्ट, ये पूर्व के जंगलों में रहता है, इस बात को ध्यान रखना। अगला प्रश्न है बंगाल टाइगर के बारे में वर्णन कैसे करता है कवि? तो बंगाल टाइगर हैज ब्लैक स्ट्रिप्स, बंगाल टाइगर काली धारियां रखता है, ऑन इट्स बॉडी, अपने शरीर पर। इट हैज येलो स्किन, और ये पीली त्वचा रखता है। हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब बियर? भालू का वर्णन कैसे करता है कवि? ए बियर इज ए वाइल्ड बीस्ट, एक भालू एक जंगली जीव होता है, पशु होता है। इट हग्स, ये गले लगाता है, इट्स एनेमी, अपने शत्रु को, वेरी हार्ड, और भालू की विशेषता होती है कि अपने शत्रु को कस के गले लगाता है। इसके अलावा हाइना का कैसे वर्णन करता है? लकड़बग्घे का वर्णन कैसे करता है कवि? तो ये हाइना सीम्स टू स्माइल, एक हाइना जो होता है वो सीम्स मन प्रतीत होता है, टू स्माइल मन मुस्कुराता हुआ। यह हाइना जो बीस्ट ऑफ प्रे, लेकिन वास्तव में एक लकड़बग्घा होता है वो बीस्ट ऑफ प्रे यानी शिकारी पशु होता है। शिकारी जंगली पशु होता है, बीस्ट का मतलब। क्रोकोडाइल का वर्णन कैसे करता है कवि? क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छ। एक क्रोकोडाइल इज ए बीस्ट ऑफ प्रे, क्रोकोडाइल जो मगरमच्छ होता है वो भी शिकारी जंगली पशु होता है। एक क्रोकोडाइल सीम्स टू शेड टीयर्स, लेकिन जो क्रोकोडाइल होता है, मगरमच्छ होता है, सीम्स मतलब प्रतीत होता है, टू शेड टीयर्स मतलब आंसू बहाता हुआ प्रतीत होता है। अब हम आ जाते हैं बॉल पोइम पर। तो बॉल पोइम का क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम बॉल पोएम? बॉल पोएम का सेंट्रल आइडिया बताइए, मूल विचार क्या है वो बताइए। एवरीबॉडी लव्स, प्रत्येक व्यक्ति पसंद करता है, प्रेम करता है, समथिंग, किसी न किसी वस्तु को, वन डे, एक दिन। इट इज नेचर ऑफ लॉस, तो अब देखो इसमें लव्स नहीं आएगा, इसको सही कर लेना आप, लूजेज आएगा, ये है ना, इसका क्या है सही शब्द? लूजेज, है ना। इसको जरूर ध्यान रखना, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है यहाँ पर नोट्स में। एवरीबॉडी लूजेज समथिंग वन डे, प्रत्येक व्यक्ति एक न एक दिन कुछ न कुछ खोता है। इट इज नेचर ऑफ लॉस, ये नेचर ऑफ लॉस है, यानी कि खोने की प्रवृत्ति, प्रकृति है, किसी चीज को क्षति की प्रकृति है एक तरह से। वी शुड बियर, हमको सहन करना चाहिए द लॉस, और हमको जो नुकसान हुआ उसको सहन करना चाहिए, क्योंकि नुकसान की प्रकृति होती है। व्हाट डज द बॉय लर्न? लड़का क्या सीखता है? इन द पोएम द बॉल पोएम, ये जो बॉल पोएम कविता है इसमें लड़का क्या सीखता है? देखिए, द बॉय लर्न्स, लड़का सीखता है द नेचर ऑफ लॉस, खोने की जो प्रकृति है, क्षति की, नुकसान की जो प्रकृति है उसको सीखता है वो। ही लर्न्स दैट, वो सीखता है कि एवरीबॉडी लूजेज समथिंग, हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खोता है, वन डे, एक दिन। ये जो प्रश्न है अगला है, व्हाट डज इट मीन? इसका क्या अर्थ है किसका? मनी इज एक्सटर्नल, धन बाह्य है, इसका क्या मतलब है? एक्सटर्नल यानी बाह्य है, तो देखो इसका क्या मतलब है। ए बॉय हैज लॉस्ट हिज बॉल, एक लड़का हैज लॉस्ट हिज बॉल, अपनी गेंद खो चुका है। द बॉल्स प्राइस, हालांकि जो गेंद की जो कीमत है, इज ए डाइम, वो क्या है? एक डाइम है। एक डाइम मतलब बहुत कम कुछ सिक्के। द बॉल्स इमोशन कैन नॉट बी बॉट, लेकिन जो गेंद के साथ जो भावनाएं जुड़ी है, कैन नॉट बी बॉट, उसको नहीं खरीदा जा सकता, गेंद को तो खरीदा जा सकता है। इसलिए मनी कैन नॉट बाय इमोशन, इसलिए पैसा जो है इमोशन यानी अंदर की चीजों को नहीं खरीद सकता, बाहरी जो भौतिक वस्तुएं हैं बॉल जैसी उसको तो खरीद सकता है, इसलिए पैसे को बाह्य कहा गया, एक्सटर्नल कहा गया है। अगली पोएम अमांडा, तो मेन थीम क्या है अमांडा की? तो देखिए, दिस पोएम इज बेस्ड, ये कविता आधारित है, ऑन अपब्रिंगिंग, पालन पोषण पर, लालन पालन पर, ऑफ ए चाइल्ड, एक बच्चे की परवरिश कह सकते हो आप, अपब्रिंगिंग का मतलब, तो एक बच्चे की परवरिश पर आधारित है ये कविता। द पेरेंट शुड बी सेंसिटिव, माता पिताओं को सेंसिटिव यानी संवेदनशील, शुड बी मान होना चाहिए, माता पिताओं को संवेदनशील होना चाहिए, किसके प्रति? अपने बच्चों के प्रति। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ रेपुंजल? देखो इस पोएम में हमने देखा कि अमांडा रेपुंजल भी बनना चाहते थे, रेपुंजल की कहानी की क्या है, इसके बारे में भी जानना जरूरी है। तो देखिए, रेपुंजल इज ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस, रेपुंजल एक सुंदर राजकुमारी है। हर स्टेप मदर, उसकी जो सौतेली माँ है, कीप्स रेपुंजल, वो रेपुंजल को रखती है इन ए टावर ऑफ विदाउट स्टेप्स, कैसी मीनार में? विदाउट स्टेप्स, बिना सीढ़ियों की मीनार में उसकी माँ उसको रखती है, सौतेली माँ। सी हैज लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग हेयर, वो एक लंबे और मजबूत बाल रखती है।
तो ऐसा कहा जाता है कि रेपुंजल नाम की राजकुमारी को एक बिना सीढ़ी वाली मीनार में ऊपर रख दिया गया था, कैद करके। तो वहां पर किसी प्रकार की कोई सीढ़ी तो थी नहीं, आने जाने को तो डिस्टरबेंस होता नहीं। तो वो रेपुंजल नाम की राजकुमारी थी, उसको किसी राजकुमार से जब प्रेम हुआ तो उसने क्या किया, रेपुंजल नाम की राजकुमारी ने अपने लंबे घने बालों को ऊपर, जो कि उसकी सीढ़ी तो थी नहीं उस बिल्डिंग में, उसने अपने लंबे घने बालों को ऊपर खिड़की में से नीचे रस्सी के समान गिरा दिया। तो जो वो राजकुमार था, वो उन उसके बालों को पकड़ करके उसके महल के ऊपर अंदर पहुंच गया उस मीनार में, और वहां से फिर वो उसको अगवा करके और वो उसके साथ में राजकुमारी भाग गई, रेपुंजल राजकुमारी। ये कहानी है रेपुंजल की। तो प्रस्तुत कविता में हालांकि अमांडा का विचार किसी प्रकार से किसी राजकुमार साथ भागने जैसी मानसिकता वाला नहीं है, लेकिन वो सिर्फ ये चाहती है कि जिस प्रकार से रेपुंजल बिना किसी डिस्टरबेंस के उस अकेले आराम से उस मीनार में रहती, इस प्रकार की राजकुमारी के रूप में वो अकेले रहने के संदर्भ में वो रेपुंजल बनना चाहती है। अगला प्रश्न है, हाउ डज अमांडा बिहेव इन द पोएम थ्रू आउट मतलब पूरी। तो पूरी कविता में अमांडा कैसे व्यवहार करती है? अमांडा डज नॉट सिट प्रॉपर्ली। एक तो अमांडा सिट प्रॉपर्ली, उचित रूप से नॉट सिट नहीं बैठती है। सी वाइट्स हर नेल्स, ये मेल्स नहीं है, देखो ये नेल्स है, इसकी स्पेलिंग को भी आप सही कर लेना, NAILS। तो अमेंडा क्या करती है? अमेंडा अपने नाखूनों को काटती रहती है, एंड रेजेज हर शोल्डर, और अपने कंधों को भी उचकाती रहती है। हाउ इज मरमेड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम अमांडा। अमांडा कविता में मरमेड को कैसे डिस्क्राइब किया गया? मरमेड का मतलब मत्स्य कन्या होता है, यानी कि आधी लड़की आधी मछली, इस तरह की। तो द मरमेड लिव्स इन द पीसफुल सी, तो जो मत्स्य कन्या होती है वो एक शांतिपूर्ण समुद्र में रहती है। शी इज द ओनली इनहेबिटेंट, वो इकलौती निवासी होती है ऑफ दैट सी, उस समुद्र की। सी मूव्स अबाउट द सी ब्लिसफुली, और वो मूव्स अबाउट मतलब घूमती रहती है, तैरती रहती है, द सी उसमें समुद्र में तैरती रहती है, ब्लिसफुली आनंद पूर्वक। और अगला प्रश्न है, हाउ इज एन ऑर्फन डिस्क्राइब। एक अनाथ का कैसे वर्णन किया गया है अमंडा पोएम? एन ऑर्फन रोम्स इन द स्ट्रीट, तो जो अनाथ होता है वो गलियों में भटकता रहता है। ही मेक्स पैटर्न ऑन द सॉफ्ट डस्ट ऑफ द सी, और वो समुद्र की जो सॉफ्ट डस्ट है, कोमल धूल है, उस पर मेक्स पैटर्न बना आकृति बनाता रहता है। तो ये अमांडा पोएम के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की हमने चर्चा की। अगली पोएम है द ट्रीज। हाउ आर द ट्रीज कंपेयर्ड, ट्रीज की तुलना कैसे की गई है टू द पेशेंट्स, मरीजों से, इन द पोएम द ट्रीज। द ट्रीज कविता में पेड़ों की तुलना मरीजों से किस प्रकार से की गई है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पोएम का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अगर आया है तो। द ट्रीज कम आउट, पेड़ बाहर आते हैं, ऑफ द हाउस मकान से बाहर आते हैं, लाइक हाफ डेज पेशेंट, अर्ध भौचक के मरीजों के समान। तो जैसे मरीज अस्पताल से छुट्टी होकर के घायल सी अवस्था में बाहर आते हैं, काफी दिनों एडमिट होने के बाद जब वापस आते हैं, तो उनका शरीर बिल्कुल अर्ध निश्चेतन अवस्था में रहता है, अर्ध भौचक की अवस्था में रहता है, घायल से टूटे हुए से ढीले ढाले से निकलते हैं उसके अंदर से। ठीक उसी प्रकार से पेड़ मकान से बाहर निकलते हैं, दे सफल लड़खड़ाते हैं, पेड़ जो है वो लड़खड़ाते हैं, लाइक न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, नए नए अस्पताल से छुट्टी हुए मरीज के समान। तो जैसे कोई नया नया मरीज अभी अस्पताल से छुट्टी हो काफी दिनों से एडमिट रहने के बाद, तो वो जब आता है तो वो मतलब लड़खड़ाता बाहर निकलता है, लड़खड़ाता चलता है। ठीक इसी तरह से पेड़ जो है घरों से बाहर निकलते हैं। तो इस प्रकार से इनकी तुलना हुई है। और देखिए, व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ट्रीज। ट्रीज पोएम का सेंट्रल आइडिया क्या है? दिस पोएम टेल्स अस, ये कविता हमको बताती है, अबाउट द सेल्फिश मोटिव, स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के बारे में, ऑफ द मैन, आदमी के स्वार्थपूर्ण उद्देश्य के बारे में कविता हमको बताती है। द मैन कट्स द ट्री, स्वार्थ कैसे? देखो, आदमी पेड़ों को काट देता है, बट ही वांट्स टू डेकोरेट, लेकिन वो सजाना चाहता है, डेकोरेट एंड सजाना, हिज हाउस विद ट्रीज, लेकिन वो अपने पेड़ों अपने घरों को पेड़ों से सजाना चाहता है। एक तरफ तो इंसान घरों की सुंदरता बढ़ाने के लिए पेड़ों को लाना चाहता है सजाने के लिए, दूसरी तरफ वो पेड़ों को काटता रहता है। इस तरह से स्वार्थी उद्देश्य है उसका। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम ट्रीज, इस ट्रीज कविता में जो पेड़ है वास्तव में कहाँ पर है? द ट्रीज आर इन द हाउस, जो पेड़ है वो कहाँ पर है, किसके अंदर है? इन द हाउस, मकान के अंदर है। हाउ इज द मून लुक लाइक ए ब्रोकन ग्लास, ये जो चंद्रमा है कैसे लुक माने दिखता है? लाइक वन के समान, किसके समान दिखता है? ब्रोकन ग्लास, टूटे कांच के समान कैसे दिखता है? द मून इज नॉट विजिबल, चंद्रमा दिखाई नहीं देता है, नॉट विजिबल नहीं दिखाई देता है, कंप्लीटली पूरी तरह, थ्रू द ट्रीज, पेड़ों में होकर, त्रोयन में होकर। तो चंद्रमा पेड़ों में होकर पूरी तरह दिखाई नहीं देता है, इसलिए मून लुक्स, इसलिए चंद्रमा ऐसा लगता है, लाइक द ब्रोकन ग्लास, इसलिए चंद्रमा टूटे कांच के समान लगता है। 7 पोएम कंप्लीट हो चुकी है, 8वीं पोएम देखिए।
राइट द मेन थीम ऑफ द पोएम फॉग। फॉग कविता की मूल विषय वस्तु लिखिए। तो मेन थीम ऑफ द पोएम, कविता की मूल विषय वस्तु इज द ब्यूटी, क्या है, सुंदरता, एंड मिस्ट्री और रेस्ट ऑफ द नेचर वर्ल्ड। यानी कि ये जो कविता है फॉग, इसकी मूल विषय वस्तु क्या है, सुंदरता और रहस्य जो है नेचुरल वर्ल्ड, नेचर वर्ल्ड, प्राकृतिक दुनिया की जो सुंदरता है, प्राकृतिक दुनिया की जो रहस्य है उसका वही इस कविता की मूल विषय वस्तु है। फॉग एंड कैट आर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि फॉग और कैट, कोहरा और बिल्ली, दोनों ही पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार का हिस्सा है। द पोएट कंपेयर्स बिटवीन फॉग एंड कैट, और कवि फॉग और कैट की तुलना करता है, फॉग और कैट के बीच में, कोहरे और बिल्ली के बीच में तुलना करता है। हाउ डज फॉग कम, द फॉग कम। तो देखिए कोहरा कैसे आता है इस कविता में, फॉग कम साइलेंटली, चुपचाप आता है, स्लो धीरे धीरे आता है, किसके समान, लाइक ए कैट, बिल्ली के समान। अगला प्रश्न है व्हाट डज द फॉग इंडिकेट। जो फॉग है क्या इंडिकेट करता है, क्या दर्शाता है, कोहरा इन द पोएम फॉग, फॉग कविता में फॉग क्या दर्शाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉग इंडिकेट्स, कोहरा दर्शाता है पावरफुल इमेज ऑफ लाइफ, जीवन की एक शक्तिशाली मूर्त चित्र को दर्शाता है, थ्रू द गेट, बिल्ली के माध्यम से। तो ये जो कोहरा है बिल्ली के माध्यम से जीवन की एक पावरफुल इमेज को इंडिकेट करता है, जीवन के एक शक्तिशाली चित्र को प्रस्तुत करता है, इशारा करता है। रैम स्कीम क्या है फॉग कविता की, दिस पोएम इज रिटन, ये कविता लिखी गई है इन फ्री वर्ड्स, मुक्त छंद में। फ्री वर्ड किसको बोलते हैं, जिस पोएम में किसी प्रकार की राइम स्कीम को फॉलो नहीं किया गया हो, जिसकी कोई राइम नहीं बनती हो, उसको फ्री वर्ड्स की कैटेगरी में रखा जाता है। सेकंड लास्ट पोएम है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द ड्रैगन, कस्टर्ड ड्रैगन की कहानी। हाउ मेनी फ्रेंड्स डज बेलिंडा है, बेलिंडा कितने दोस्त रखती है, राइट द नेम ऑफ बेलिंडाज फ्रेंड्स, बेलिंडा के दोस्तों का नाम लिखिए। तो बेलिंडा हैज 4 फ्रेंड्स, बेलिंडा 4 दोस्त रखती है। हर फ्रेंड्स नेम, उसके दोस्तों का नाम वर थे, उसके दोस्तों का नाम थे। ये देखो इसमें आर आर करना वर को, क्योंकि पूरा टेंस जो है प्रेजेंट में चल रहा है, तो यहाँ पर की जगह आर आएगा। कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स को मैं साथ साथ सही करना पता चल रहा हूँ। हर फ्रेंड्स नेम आर, उसके दोस्तों का नाम है इंक, ब्लिंक, कस्टर्ड, मस्टर्ड। चूंकि दोस्तों का नाम है, नाम का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल आता है, इसलिए आपको ध्यान रखना, इंक का आई बड़ा, ब्लिंक का बी बड़ा, है ना, कस्टर्ड का सी बड़ा, मस्टर्ड का एम बड़ा। राइट अबाउट द 4 फ्रेंड्स ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा के दोस्तों के बारे में लिखो। तो इंक कौन था, इंक वाज द ब्लैक किटन, इंक जो था वो काला क्या था, बिल्ली का बच्चा। ब्लिंक वाज ए ग्रे माउस, और ब्लिंक कौन था, एक भूरा चूहा। कस्टर्ड कौन था, एक ड्रैगन था। मस्टर्ड कौन था, येलो डॉग, पीला कुत्ता था। अगला प्रश्न है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। और इस पोएम में कस्टर्ड जो है ना, यानी कि जो ड्रैगन है, उसकी विशेषताएं लिखिए। देखो उसकी विशेषता लिखते हैं, कस्टर्ड है शार्प टीथ। देखो एक तो कस्टर्ड क्या रखता है, शार्प टीथ रखता है, पैने दांत रखता है। इट इज स्पाइक्स ऑन टॉप, और इसके ऊपर कांटे होते हैं, स्पाइक्स का मतलब खंजर टाइप के, है ना। इट इज रियल एंड शार्प डैगर्स, और ये वास्तव में, और पेन क्या रखता है, खंजर रखता है, डैगर्स का मतलब इसके पंजे खंजर के समान मतलब। डिस्क्राइब द पायरेट इन द पोएम, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, कविता में जो पायरेट आया था, समुद्री डाकू आया था, उसका वर्णन करो। द पायरेट हैज पिस्टल्स, ये जो समुद्री डाकू है क्या रखता है, पिस्तौल रखता है, इन बोथ ऑफ हिज हैंड्स, अपने दोनों हाथों में। ये है जो ब्राइट कटलेस, वह एक चमकीली कटारी भी रखता है, इन हिज टीथ, अपने दांतों में। ये है ब्लैक बियर्ड, उसके वह काली दाढ़ी रखता है। ये है वुडन लेग, और वह एक लकड़ी की टांग भी रखता है। अगला प्रश्न है व्हाई वाज ड्रैगन कंसिडर्ड एज ए कस्टर्ड। इस कविता में ड्रैगन को कस्टर्ड क्यों माना गया है, क्यों तो कंसिडर्ड माना गया है। द ड्रैगन वाज वेरी हम्बल, तो ये जो ड्रैगन था बहुत विनम्र था। ही क्राइड फॉर ए नाइस एंड सेफ केज, वो एक अच्छे और सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता रहता था। ही वाज ए लिटिल कावर्ड, वो हल्का सा कायर भी था, इसलिए ही कंसिडर्ड एज कस्टर्ड, इसलिए उसको कस्टर्ड माना गया। कायर को कस्टर्ड बोलते, इसलिए इस प्रकार से कहा गया उसको। हाउ डू द ड्रैगन अटैक द पायरेट, ड्रैगन ने पायरेट पर कैसे हमला किया। ड्रैगन किल्ड द पायरेट, ड्रैगन ने समुद्री डाकू को मार दिया, एंड एट हिम, पर उसको खा गया, जिंदे को मार करके मतलब उसके शरीर को। हाउ डज पायरेट अटैक द ड्रैगन, और पायरेट ने ड्रैगन पे कैसे अटैक किया। अब आप बड़े ध्यान से देखना, दोनों ही प्रश्नों में बारीकी क्या है, कर्ता की जगह पर पहले में ड्रैगन, दूसरे में पायरेट है, और दूसरे और पायरेट कर्म की जगह पर पहले में पायरेट है, ड्रैगन। यानी कि पहले छठे प्रश्न में कर्ता ड्रैगन है और कर्म पायरेट है, और सातवें प्रश्न में कर्ता पायरेट है
कर्म ड्रैगन। दोनों आपस में एक दूसरे पर कैसे हमला करते, ध्यान से पढ़ना प्रश्न को, वहां पर आ जाए तो द पायरेट फायर टू बुलेट्स, जो समुद्री डाकू थे उसने दो गोलियां दागी बंदूक से, बट दे डिड नॉट हिट द ड्रैगन, लेकिन वे ड्रैगन को नहीं लगी। अगला प्रश्न है, अगली पोएम है, लास्ट पोएम है, फॉर एनी ग्रेगरी, व्हाट इज द थीम या मैसेज भी आएगा इसमें ऑब्लिक में, एक प्रश्न आएगा या तो मैसेज या थीम से। फॉर एनी ग्रेगरी कविता की मैसेज या थीम क्या है बताइए। द थीम मैसेज इज दैट, संदेश ये है कि वी शुड लव, हमको प्रेम करना चाहिए, पर्सन एक व्यक्ति को हमको एक व्यक्ति को प्रेम करना चाहिए, हमको एक व्यक्ति से कैसे प्रेम करना चाहिए, फॉर द क्वालिटीज, गुणों के लिए, ऑफ हेड एंड हार्ट, मन और मस्तिष्क के गुणों के आधार पर हमको व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। वी शुड नॉट अट्रैक्ट, हमको आकर्षित नहीं होना चाहिए, टूवर्ड्स फिजिकल ब्यूटी, हमको शारीरिक सुंदरता की ओर आकर्षित नहीं होना चाहिए। व्हाट इज द कलर ऑफ द यंग वुमेन्स हेयर, युवा महिला के बालों का रंग कैसा है पोएम में, द यंग वुमेन्स हेयर इज गोल्डन, इस पोएम में युवा महिला के बालों का रंग सुनहरा है। व्हाट डज द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर, जो बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति होता है वो क्या डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है पोएम में। द ओल्ड रिलीजियस मैन डिक्लेयर्स दैट, बूढ़ा धार्मिक व्यक्ति घोषणा करता है कि ओनली गॉड लव्स यू, केवल भगवान आपको प्रेम करते हैं, फॉर योरसेल्फ अलोन, तुम्हारे खुद के लिए, अर्थात भगवान शारीरिक सुंदरता के लिए नहीं, मन और मस्तिष्क के आपके भाव के अनुसार आपसे प्रेम करते, यानी आपके खुद के लिए आपसे प्रेम करते। व्हाट डू द वुमेन डू, महिला के व्हाट डू द वुमेन डू टू अट्रैक्ट मैन, तो देखो यहाँ पर ये वुमेन में WOMEN आएगा, ठीक है नहीं, और अगर ऐसा नहीं आएगा तो साइक्रिया में डज आएगा, क्योंकि WOMEN के साथ तो डज साइक्रिया लगती है, उस हिसाब से डज होना चाहिए। तो देखिए, द वुमेन यूजेज हेयर डाई, तो महिला पुरुष को आकर्षित करने के लिए क्या करती है, द वुमेन यूजेज हेयर डाई, बालों के रंग का इस्तेमाल करती है, टू लुक ब्यूटीफुल, क्या दिखने के लिए, खूबसूरत दिखने के लिए। तो इस तरह से मात्र 27 मिनट में मैंने आपको संपूर्ण पोएम्स का बहुत अच्छे से रिवाइज करवाया। उम्मीद अगर आपने ये वीडियो 2-3 बार एग्जाम से पहले देख लिया तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप 12 में से 12 अंक पोएट्री सेक्शन में आसानी से हासिल करोगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो सिर्फ आपसे यही निवेदन है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें, हर बच्चे तक उसको पहुंचाएं, ताकि प्रत्येक राजस्थान का प्रत्येक जरूरतमंद बच्चा इस वीडियो को देख करके अपने 12 अंक हासिल करते हुए अपनी परीक्षा में अपने अच्छे अंक हासिल कर सके। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ अगले वीडियो में फुटप्रिंट्स के बुक्स के क्वेश्चंस के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।